मॉर्निंग एंड वेलकम टू अजय कुमार RAMBGDN चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। फिर एक था हमारा अपचायक गुण के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर और इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। क्या? इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानेंगे मोनोसैकेराइड आखिर होता क्या है। ठीक है, ये जो इसका नाम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है और ये क्या होता है। तो सीधे सीधा मतलब ये हो गया कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है वे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि हमने इसकी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि वे कार्बनिक होगी कि जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर है, ये मोनोसैकेराइड है कि एक कह रहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से 10 हो सकती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार और फिर से समझते हैं। ठीक है, बस देखिए फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट पे जो बोल रहा हूँ ना, उस हर एक पॉइंट पे बस ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और इस कहने का मतलब क्या है और ये जो है टॉपिक है ये आपको बताना क्या चाहता है। ठीक है, ये कह रहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी कि जिनका जल से क्रिया नहीं होता है, यानी कि जल अपघटन का मतलब यही होता है कि जिनका जल से क्रिया ना हो। ठीक है, तो वे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यानी और फिर इसके बारे में क्या बताया है, ये सबसे सरल होते हैं, सबसे कमजोर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से 10 तक हो सकती है। यानी ये जो C होता है कार्बन, इसके संख्या से 2 से 10 तक हो सकती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये बताएंगे। इनमें पहला होता है, इनमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और CHO होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा लिखे है ना, जो ये छूट गया था, ये छोटा सा लिखे है एल्डोज। यानी कि ये जो बताया कि मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। ठीक है, यानी इनमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO होता है। और एग्जाम्पल में ग्लूकोज को ले लिया गया है और रेनोज को ले लिया गया है। ठीक है, फिर हमारा अगला है कीटोज। इनमें क्रियात्मक समूह कीटोन होता है। देखिए इसकी परिभाषा से ही हमें इसका अर्थ पता चल जा रहा है कि इन्हें एल्डिहाइड समूह होता है, क्रियात्मक समूह होगा तो ये इसमें CHO हो जाएगा और इसमें यानी कि ये एल्डोज हो जाएगा। अगर CHO समूह रहेगा यानी कि क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड रहेगा, ये एल्डोज हो जाएगा और क्रियात्मक समूह जब कीटोन रहेगा तो ये कीटोज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा परिभाषा है। अगर ध्यान से अगर मन से पढ़ेंगे तो याद करने में आपको ज्यादा से भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं याद होता है तो मैं हूं ना इसके लिए। और हाँ फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। हमने वहां पे बताया था। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संरचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 से 9 मोल या अणु प्राप्त होते हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड इत्यादि हो सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे कहा है कि वे कार्बोहाइड्रेट
जिनका जल अपघटन करने पर उनमें मोनोसेकेराइड के 2 से 9 मोल या अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इत्यादि हो सकते हैं। मतलब इसी तरह जो ये कहा है 2 से 9 तक मोल हो सकते हैं कि बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यानी डाइसेकेराइड के जल अपघटन से जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें ओलिगो में ये इसमें फिर ये कुछ बता रहा है कि डाइसेकेराइड के जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं। बस कहने का तात्पर्य समझिएगा कि ये कहना कि आपको बताना क्या चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके कहने का शीर्ष तात्पर्य यह है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं, यानी कि पहले क्या हुआ है इसमें, पहले ये ओलिगोसेकेराइड लिख दिया है, फिर कहा है कि जल अपघटन करने से मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं। यानी मोनोसेकेराइड के बाद क्या आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है। ओलिगो को नहीं लेंगे इसमें। इसमें इसके बारे में क्या आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है। तो यहाँ पे आ गया है ये सब। फिर कह रहा है कि इसी में ओलिगो वाले में कि डाइसेकेराइड के जल अपघटन से इसका जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा है, मतलब उसमें से डाई को लिया गया है। ठीक है, डाइसेकेराइड के साथ जल अपघटन किया गया है, तो उसमें जो मोनोसेकेराइड है, ठीक है, इसके फिर 2 अणु मिले हैं। यानी कि पहले इसका जो हो गया है, फिर इसका जो है। इसी तरह याद कीजिएगा। देखिए हर एक चीज जब सेट करके याद करेंगे तो आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा। ठीक है, सेट करके याद कीजिए। ये नहीं कि यहाँ से उठ के फिर यहाँ चला, यहाँ से उठ के यहाँ चला, इस तरह नहीं। बस सेट याद कर लीजिए कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, ये इस तरह समझेंगे तो हर एक टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कहा है कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं, जिसमें हमारा सुक्रोज है, देखिए सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है का जल अपघटन हुआ है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज के 2 अणु में, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है पहले वाले में, फिर हमको मिला है ग्लूकोज के 2 अणु मिल गए हैं, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल गया है। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सब किस वजह से पाया जाता है। ठीक है, अक्सर जब आपको अगर और कोई चैनल जब पढ़ते होंगे तो इसमें ये सब बताता नहीं होगा, बट मैं इसे बता रहा हूँ। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो आप जानते होंगे, इसे पिया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये फ्रक्टोज जो है अंगूर में मिलता है, गैलेक्टोज जो है आपको दूध में मिलता है। ठीक है, ये गैलेक्टोज है, ये तो ग्लूकोज है। ये सब तो हमारे लिए मतलब पर्याप्त रूप में रहता है। ठीक है, सिंपल के रूप में हर जगह मिलता है हमें। बट ये जो है ये भी हर जगह मिलता है, बट ये हमको अंगूर में मिलता है और ये हमें दूध में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ट्रिक भी बना दिए हैं, SCml C12H22O11 और GGF C6H12O6। इसका मतलब ये है कि यहाँ से है इसी का, यानी कि अगर पूछ लिया कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु बताइए, ठीक, मोनोसेकेराइड के 2 अणु बताइए, तो आप लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइसेकेराइड के जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 2 अणु, इस तरह लिखेंगे तभी आपको सही रहेगा। क्योंकि अगर इस तरह लिखेंगे कि मतलब जो आपको पहले पढ़े हैं उसके अनुसार नहीं होगा, क्योंकि उसमें कहा है कि इसका जल अपघटन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे कि डाइसेकेराइड, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ओलिगो के क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, या फिर पूछ लेगा कि डाइसेकेराइड के 2 अणु बताइए। तो यहाँ पे कह देंगे कि डाइसेकेराइड के जल अपघटन से मोनोसेकेराइड के 2 अणु बनते हैं, जो कि SCml के रूप में है, SCml। इस सबका फार्मूला सेम कंडीशन में आएगा और इस तरह कंडीशन में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए इनका फार्मूला इन तीनों का इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में, और इनका फार्मूला ये जो है GGF, इनका फार्मूला इस कंडीशन में आएगा। कैसे, SML सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, SML और C6H12O6, ये तीनों का फार्मूला एक सेम होता है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। अब ये GGF जो है पहले में ग्लूकोज है, फिर है फ्रक्टोज है, फिर ग्लूकोज है और फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज है। ठीक, इस तरह से याद कीजिएगा। बस आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि पहले वाले में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अब ये तो आसानी से जानते हैं कि सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है,
और फिर माल्टोज का जब होता है तो ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, और फिर लैक्टोज का होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, जहाँ तक आप, हमारी उम्मीद आपके ऊपर है कि आप इससे आसानी से याद करेंगे, ठीक है। अभी हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये कि पॉलीसेकेराइड क्या होती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर 9 से अधिक अणु बनाते हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट जल से अपघटित होकर, यानी जल अपघटन करके 9 से अधिक अणु बनाते हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है। अशर्करा क्या होता है? अशर्करा वही होता है जो स्वादहीन रहता है। अधिकांश पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल एन, जिसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं, होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है C6H10O5 का होल एन स्टार्च होता है। अब इससे कहेंगे कि इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का शिकार जल अपघटन इसका होल एन में हो जाएगा, क्योंकि इससे पता नहीं कि आपको जल की कितना मात्रा लगेगी। लेकिन जो हमें प्रोडक्ट हमें रिजल्ट में मिलेगा, फाइंड होगा, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमें रिजल्ट के रूप में मिला है इसका भी होल एन के रूप में होगा, क्योंकि इससे भी हमें पता नहीं कि हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो फिर भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब वीडियो आप ही के लिए बना रहे हैं। धन्यवाद।